चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड देखे थे हम लोग, और अपनी पिछली 2-3 क्लासेस में हमने बोरिंग कॉस्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, क्या इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये स्टैंडर्ड बनाया गया, और स्पेसिफिक बोरिंग पे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज किस तरह से वर्कआउट होगी, इसके हवाले से कुछ डिस्कशन की थी। क्विक रिकैप करते कि हमने पिछली क्लासेस में IS 23 के हवाले से क्या बातें डिस्कस की, और फिर आज की क्लास के एजेंडा को लेकर आगे चलते हैं। जनरल बोरिंग को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। सर सबसे पहले हमने IS 23 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझा था, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझने के लिए हमारे पास एक टर्म थी, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन, क्वालिफाइंग एसेट का कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी एसेट, इट कैन बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट कैन बी इन्वेंटरीज, इट कैन बी एनी इंटेंजिबल एसेट। कोई भी एसेट जिसको मैन्युफैक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है तो ये एसेट आपका क्वालिफाइंग एसेट कहलाया जा रहा होगा। कोई भी एसेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है तो इस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कह रहे होंगे। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई बोरिंग्स करते हो, फंड्स किसी से लोन के तौर पे लेते हो, तो इन बोरिंग्स के ऊपर जो आपको बोरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, इन लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा, सर ये इंटरेस्ट, ये बोरिंग कॉस्ट आपका फॉर द पीरियड एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये इंटरेस्ट, बल्कि ये बोरिंग कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर कैपिटलाइज हो रहा होगा। फिर हमने IS 23 में दो तरह की बोरिंग का जिक्र किया, वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग एंड अदर वन इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है, स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है वो बोरिंग्स, वो लोन जो हमने स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही लिया है। अगर आप एक लोन लेते हो इस नियत से कि आप इससे किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे, तो ये लोन आपका स्पेसिफिक बोरिंग कहलाया जाएगा। अब स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सर स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर जितनी भी बोरिंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरिंग के लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमारे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोरिंग का कुछ पैसा टेम्पररी तौर पे बच जाता है, अनयूज रह जाता है, अनयूटिलाइज रह जाता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, और उसको इन्वेस्ट करके जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो भी हमारे P&L में नहीं जाएगी, बल्कि हमारे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस कर रही होगी। इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे स्टार्ट किया, डिस्कस किया था कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करता है, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को कब टेम्पररी रोक देंगे, और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को कब परमानेंटली खत्म कर देंगे। सर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट स्टार्ट होगा जब 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो। नंबर 1, एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड। नंबर 1, एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड। Number 2, construction activities are in process, construction activities has been started, and number 3, borrowing cost यानी कि interest has been incurred। जब ये तीनों conditions पूरी हो जाएगी तब आपकी borrowing cost की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही होगी। खर्चा हो रहा हो, काम चल रहा हो और सूद लग रहा हो, ये तीनों बातें होंगी तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। फिर आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को टेम्पररी तौर पे रोक दोगे अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुक जाती है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से डिले आ जाता है तो उस पीरियड में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और जब आपका क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली का मतलब है कि 90% से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दोगे, फर्दर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे होगे। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको लगवाया था कि अगर किसी पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती तो उसी पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो भी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी हम इनकम के तौर पे P&L में रिकॉग्नाइज कर देंगे। क्या ये बातें समझ आती है हमें? अब जो सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप ऑफ बोरिंग है वो हमारे पास जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने इजीली डिस्कस किया कि अगर कंपनी बोरिंग्स कर रही है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, बहुत सारे कामों के लिए, और उन बहुत सारे कामों में से एक काम क्वालिफाइंग एसेट का बनाना भी है, तो ये बोरिंग आपकी जनरल बोरिंग की जाएगी। भाई फॉर एग्जांपल मैं ओवरऑल 50 लाख रुपए का लोन ले लूं, कुछ पैसे मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए भी करना है, कुछ पैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए भी देना है, कुछ पैसे मैंने अपने स्टाफ को सैलरीज के लिए भी देना है, कुछ पैसा मैंने और खर्चों के लिए भी करना है। तो अगर एक बोरिंग से एक से ज्यादा खर्चे किए जा रहे हैं तो इस केस में ये जनरल बोरिंग कंसिडर की जाएगी, स्पेसिफिक बोरिंग कंसिडर
नहीं की जाएगी। अब जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक बोरिंग। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ये क्या होता है ये मैं डिस्कस करता हूं, इनटू एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड या एक्सपेंडिचर इनकर्ड। बोरिंग कॉस्ट जब जनरल बोरिंग पे कैपिटलाइज कर रहे होगे तो किसी एक डेट से स्टार्ट करके किसी एक डेट पे खत्म नहीं कर दोगे, बल्कि जनरल बोरिंग की कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट हो रही होगी जब जब आपका खर्चा हो रहा होगा, जब जब आप जनरल बोरिंग को यूज कर रहे होंगे, जब जब आपका खर्चा हो रहा होगा, जब जब आप जनरल बोरिंग को यूज कर रहे होंगे, तब तब आप जनरल बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे होंगे। एक सिंपल सी मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रैक्टिकली होता क्या है कि बैंक्स में ना एक फैसिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या हमने कभी नाम सुना है इसका कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या ओटी फैसिलिटी क्या होता है? भाई एक तो बैंक से लोन लेने का तरीकाकार ये है कि आपने बैंक से एक लोन की रिक्वेस्ट की, बैंक आपको सर्टेन फंड्स दे देता है और फिर आपको सर्टेन फंड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है और किसी न किसी फ्यूचर डेट पे आप उसे रीपे कर देते हो। अब बैंक से अगर आपने लोन ले लिया, आप उस लोन का क्या करते हो? उस लोन को इस्तेमाल करते हो, उस लोन को इस्तेमाल नहीं करते, कुछ भी करो, बैंक को इस बात से गर्ज नहीं है। बैंक से आपने लोन लिया, आपका सूद का मीटर स्टार्ट हो जाएगा, आपके ऊपर सूद चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और जब तक आप लोन रिपे नहीं कर देते उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ रहा होता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि हम बैंक से एक लिमिट ले लेते हैं, हम बैंक से एक लिमिट ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने बैंक से लिमिट ले ली 500 मिलियन की। अब 500 मिलियन की लिमिट लेने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैंने बैंक से 500 मिलियन कैश ले लिया, यानी कि मैंने बैंक से 500 मिलियन फंड ले लिए। बैंक से मैंने 500 मिलियन की लिमिट ली है कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं बैंक से पैसा लूंगा, अदरवाइज नहीं। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं पैसा लेता रहूंगा और मुझे जरूरत नहीं होगी तो लिमिट को। ये 500 मिलियन मेरी कैपिंग है, ये 500 मिलियन मेरी कैपिंग है कि जब जब मुझे जरूरत होगी तब तब मैं बैंक से पैसा लूंगा, लेकिन मैं मैक्सिमम कितनी बोरिंग कर सकता हूं? 500 मिलियन। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक बैंक एचबीएल से मैंने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है जिसकी लिमिट है 500 मिलियन और मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 20%। लेकिन ये इंटरेस्ट 500 मिलियन पे चार्ज नहीं किया जाएगा, ये इंटरेस्ट इस पे चार्ज किया जाएगा कि जितना खर्चा या जितना जितना पैसा मैं विड्रॉ करूंगा, जितना जितना अपने नीड बेसिस में मैं पैसा बैंक से लेता रहूंगा, बैंक उन पैसों के ऊपर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। तो मेरे पास एक 500 मिलियन का लिमिट है जिसपे 20% का इंटरेस्ट है, जब यूज करूंगा तब, अदरवाइज नहीं। अब आपसे कहता है कि आपका ईयर है लेट्स से 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 और इस साल पूरे साल आपने क्वालिफाइंग एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करवाई, आपने क्वालिफाइंग एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करवाई और आपके पास कोई स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है, आपने सारी क्वालिफाइंग एसिड की मैन्युफैक्चरिंग इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से की। जब आपको अपनी एडमिन के लिए सैलरी चाहिए होती है आप यहां से पैसा निकाल रहे थे, जब आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है आप यहां से सैलरी पैसा निकाल लेते हो, आपको बिजनेस के लिए जब जब खर्चा करना होता है आप इस ओवरड्राफ्ट से पैसा यूज करते रहते हो और अकॉर्डिंगली बैंक को सूद देते रहते हो। हमने इस साल पूरे साल एक क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन करवाई, हमने कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट शेड्यूल बनवा दिया कि हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे लेट्स से 1 जनवरी 21 पे, 1 मई 21 पे, 1 अक्टूबर 21 पे और कॉन्ट्रैक्टर के साथ पेमेंट शेड्यूल डिसाइड हुआ है कि इन 3 डेट्स में मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है। 1 जनवरी पे 30 मिलियन, 1 मई पे 50 मिलियन और 1 अक्टूबर पे 20 मिलियन। अगर आम हालात में ये स्पेसिफिक बोरिंग होती तो तुम क्या करते कि 500 मिलियन के लोन पे पूरे साल का सूद कैपिटलाइज करते, फिर जितना जितना फंड अनयूटिलाइज्ड होता उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते और जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है उसे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज से रिड्यूस कर देते। लेकिन जनरल बोरिंग में इतनी मगजमारी नहीं करनी। जनरल बोरिंग में आपने बैंक से एक ओवरड्राफ्ट लिमिट ली हुई है, आप 500 मिलियन ले थोड़ी रहे हो, आपने लिमिट ली है, जब जरूरत होगी तब लोन लूंगा, जब जरूरत होगी तब मैं लोन लूंगा। मुझे जरूरत कब कब है सर? मुझे 1 जनवरी को 30 मिलियन चाहिए, 1 मई को 50 मिलियन चाहिए और 1 अक्टूबर को 20 मिलियन चाहिए। अब मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं।
मैंने एक 12 महीनों का टाइमलाइन बना दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये जो मैं प्लॉट करता हूं ये मंथ एंड प्लॉट करता हूं। ये स्टार्ट हुआ, ये पहले महीने का आखिर, दूसरे महीने का आखिर, तीसरे महीने का आखिर, चौथे महीने का आखिर एंड सो ऑन। अब मुझे क्वालिफाइंग एसेट के लिए खर्चा कब कब करना है? सर आपको 1 जनवरी पे 30 मिलियन चाहिए, यानी कि 30 मिलियन की पेमेंट आपको बिल्कुल साल के स्टार्ट में चाहिए। सर आपको 50 मिलियन की पेमेंट 1 मई पे चाहिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई का महीना है और मुझे मई के स्टार्ट में चाहिए कितना? 50 मिलियन। और मुझे 20 मिलियन की पेमेंट चाहिए 1 अक्टूबर को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के स्टार्ट में मुझे कितना चाहिए? 20 मिलियन। अब जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बड़ा इजीली कैलकुलेट होगा, बड़ा लॉजिकली कैलकुलेट होगा। सर मुझे बैंक से पहले दिन 30 मिलियन चाहिए, तो इस पूरे साल में 30 मिलियन की अमाउंट पे पूरे 12 महीने मुझसे सूद चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12/12। फिर मुझे 1 मई पे फर्दर 50 मिलियन चाहिए, लेकिन पूरे 12 महीनों के लिए नहीं। यहां ये लोन ले रहा हूं और यहां से लेकर इस अरसे तक के लिए ले रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 महीनों के लिए। तो ये जो 50 मिलियन मैंने बाद में लिए, इस पे 12 महीने नहीं, सिर्फ 8 महीने का मुझसे सूद चार्ज होगा। तो 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 8/। फिर मुझे आखिरी एक और 20 मिलियन चाहिए 1 अक्टूबर को, तो इस वाली पेमेंट पे इन महीनों का सूद तो चार्ज नहीं होगा ना, सिर्फ इन महीनों का सूद चार्ज होगा। तो कितना? 1 2 3, तो 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3। पहला 6.627 2.5, टोटल कितना? 14.82। अच्छा, इस नंबर को कैलकुलेट करना, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, एक तरीका तो क्या है कि मैंने हर इंडिविजुअल पेमेंट्स के इंडिविजुअल मंथ्स काउंट किए। मैं इसकी एक ऑल्टरनेट वर्किंग भी कर सकता हूं, जिस ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 13.627। सर ये मैंने सिंपल से वर्किंग कैसे की है कि भाई पहले दिन 30 मिलियन लिए पूरे 12 महीनों के लिए, फिर 50 मिलियन लिए 8 महीनों के लिए, फिर 20 मिलियन लिए सिर्फ 3 महीनों के लिए। तो हर रेलेवेंट पेमेंट पे जितना जितना महीना आउटस्टैंडिंग लोन रहा उतना उतना सूद कैपिटलाइज कर दी, सिंपल। इसकी एक ऑल्टरनेट वर्किंग भी हो सकती है, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि भाई पहले मैंने 30 मिलियन लिए, कितने महीनों के लिए? 1 2 3 4, फिर मैंने 50 लिए, तो अब मेरा टोटल लोन कितना हो गया? 80। कितने दिनों, कितने महीनों के लिए? 1 2 3 4 5, फिर मैंने मजीद 20 लिए, तो टोटल लोन कितना हो गया? 100। कितने महीनों के लिए? 1 2 3। तो कैलकुलेशन ऐसे भी की जा सकती है, आंसर सेम आएगा। ये ऑल्टरनेट वर्किंग्स बता रहा हूं, आंसर सेम आएगा। देखो 30 मिलियन तुमने उधार लिए 20% के लिए, कितने महीनों के लिए? 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4/12। फिर इस दिन तुमने मजीद 50 उधार लिए, तब टोटल लोन कितना हो गया? 30 और 50 80, 20% का सूद। कितने महीनों के लिए? 1 2 3 4 5। फिर इस दिन तुमने मजीद 20 रुपए उधार लिए, तो अब टोटल लोन कितना हो गया? 100 मिलियन। कितने अरसे के लिए? सर 1 2 3। तो आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो, जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूं, मैं ऐसे वर्किंग कर लूं, मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूं, मैं ऐसे वर्किंग कर लूं, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। जरा मुझे इंडिविजुअल नंबर्स बताओ, क्या इन तीनों का टोटल यही बन रहा है?
हम लोग ने कोई राउंड ऑफ की है, वैसे बन नहीं रहा। अच्छा ये भी 6.6। क्या ये समझ आ रहा है हमें? तो स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग में बुनियादी फर्क क्या है? सर स्पेसिफिक बोरिंग में चूंकि मैं फंड्स एक साथ ले लेता हूं, तो उस पूरे फंड पे जो भी सूद है वो मुझे कैपिटलाइज करना पड़ता है। और चूंकि मैंने फंड एक साथ ले लिया, तो जैसे जैसे मैं खर्चा करता रह जाऊंगा और जो जो फंड्स मेरे पास बच जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं सरप्लस फंड्स, जिसे हम नाम देते हैं सरप्लस फंड, तो सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उसे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज से रिड्यूस कर रहे होंगे। जनरल बोरिंग में जनरली हम लोन एक साथ नहीं लेते, बल्कि बैंक से एक लिमिट ले लेते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं ओवरड्राफ्ट, जिसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। इसको प्रैक्टिकली ओवरड्राफ्ट का भी नाम दिया जा रहा था, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का भी नाम दिया जा रहा था। ओवरड्राफ्ट और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में हम बैंक से लिमिट लेते हो और जब आपको नीड होती है तब पैसा लेते हो। तो यहां स्पेसिफिक बोरिंग की तरह कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, बल्कि जब जब मैं खर्चा करता जाऊंगा उस खर्चे के ऊपर जो जो मुझे इंटरेस्ट आता हो जाएगा, वो इंटरेस्ट में अपनी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का पार्ट बनाता जाऊंगा। तो हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर इनकट। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मेंट बाय वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। इस एग्जांपल में मेरे पास एक बैंक से एक लोन था 20% का, तो मैंने इंटरेस्ट भी कितना कैपिटलाइज किया? 20%। हो सकता है कि प्रैक्टिकली या एग्जाम में तुम्हें कहते कि भाई हमारी कंपनी ने एचबीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एमसीबी, इन तीन बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है और इन तीनों बैंक ने हमें लिमिट दी है। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन। हम जरूरी तो नहीं ना एक बैंक से डील करें, हम अलग अलग बैंक के साथ डील कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि भाई हमारी कंपनी एक जॉइंट कंपनी है, उसने तीन बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, एचबीएल से 100 मिलियन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 200 मिलियन और एमसीबी बैंक से 400 मिलियन। अच्छा, इस लोन के ऊपर लेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 20%, इस बैंक के ऊपर लेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 18% और इस बैंक से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लेट से 16%। बैंक हमें थोड़ा बहुत फेवर या ओवरचार्ज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि बैंक का स्टेटस क्या है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाला हमसे 18% सूद चार्ज करेगा जब लोन लेंगे तब, अभी तो ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है। एचबीएल बैंक वाला 20% और एमसीबी बैंक वाला 16%। फिर आपको कहता है ये तो इंटरेस्ट था, कहता है 100, 200, 400 तो लिमिट थी, पूरे साल हमारी एवरेज यूटिलाइजेशन। सर व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज यूटिलाइजेशन? कि मैंने ऑन एन एवरेज पूरे साल इन बैंक से कितना कितना लोन लिया। मेरे पास 100, 200, 400 की तो लिमिट थी ना, जरूरी थोड़ी सारा लिमिट यूज किया हो सकता है कम लिमिट यूज किया हो। तो लेट से मैं आपसे कहता हूं कि भाई एचबीएल बैंक से हमने ऑन एन एवरेज 60 मिलियन यूज किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से हमने 150 मिलियन यूज किया और एमसीबी बैंक से हमने 350 मिलियन यूज किया ऑन एन एवरेज पूरे साल में। तो अब जब मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होगा तो मुझे 100, 200, 400 के ऊपर 20%, 18%, 16% पे नहीं करना होगा, जितना मैंने ऑन एन एवरेज यूज किया उस पर सूद पे करूंगा। तो ऑन एन एवरेज यूज कितना किया है? 60, 150, 350, तो इन पर ये सूद लगेगा। अब आपसे कहता है कि इस अरसे में आपने कोई क्वालिफाइंग एसेट भी बनाया और ये खर्चा किया, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कि कौन से बैंक से खर्चा किया। इस बैंक से, इस बैंक से, इस बैंक से। हो सकता है कभी यहां से पेमेंट कर दियो, कभी यहां से पेमेंट कर दियो, कभी यहां से पेमेंट कर दियो। तो अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा जनरल बोरिंग्स है, अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है, तो इस केस में तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। भाई अगर मैं क्वालिफाइंग एसेट कर रहा हूं और मेरे पास 3 जनरल बोरिंग्स हैं और मुझे एग्जामिनर स्पेसिफिकली नहीं बताता कि पेमेंट का, ना कंपनी को इतना ध्यान रहता है, कभी यहां से खर्च कर दिया, कभी यहां से खर्च कर दिया, कभी यहां से खर्च कर दिया। हाँ, लेकिन ये बता दिया कि इनकी लिमिट्स ये थी,
इन पे सूद ये था और ऑन एन एवरेज पूरे साल का बैलेंस इतना इतना यूज हुआ है 10,000 कामों में, जिसमें से एक काम क्वालिफाइंग एसेट भी था। तो अब क्वालिफाइंग एसेट के केस में जब तुम्हें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना है, इस एग्जांपल में तो एक ही रेट था तो मैंने वो यूज कर लिया, लेकिन यहाँ 3 रेट है तो मुझे एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा? सर मैंने 3 लोन लिए हुए 60 मिलियन, 150 मिलियन और 350 मिलियन, तो मैंने इनका एवरेज बैलेंस रख दिया डिनोमिनेटर में, और इन तीनों लोन पे मुझे सूद कितना पे करना पड़ेगा? सर 60 मिलियन पे 20%, सर 150 मिलियन पे 18%, सर 350 मिलियन पे। तो न्यूमेटर में मैंने तीनों लोन के इंटरेस्ट रखे, डिनोमिनेटर में मैंने तीनों लोन का एवरेज बैलेंस रखा, जो मेरे पास एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब वर्किंग इस रेट के हिसाब से होगी, जरा कैलकुलेट करते हैं इसे। अच्छा, इस तरह की चीज अगर कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो कोशिश क्या करें कि कैलकुलेटर में ब्रैकेट जरूर लगाया करें, वरना गड़बड़ हो जाती है आंसर में। 0.1696 यानी कि 16.96%। रीचेक कर लो, यही बन रहा है। तो अब जब मैं बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर रहा हूँ तो फिर मैं 20, 18, 16 यूज नहीं करूंगा, बल्कि इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन कर रहा हूँ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? हमें कॉपी करने से तो फिर हम 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जनरल बोरिंग के ऊपर। सर अगर आप अपने पास बोरिंग केस की बोरिंग कॉस्ट की प्रेजेंटेशन पर आए तो आपके पास एक स्लाइड आ रही होगी जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग 2 जड़ी बूटी बना के बातें लिखी हैं। पहले दूसरे पेज पे ये मेरा ख्याल है। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, 2 सब हेडिंग्स आ रही हैं, जनरल बोरिंग एंड स्पेसिफिक बोरिंग। मिल गया हमें? स्पेसिफिक बोरिंग दोबारा से रीड कर लेता हूं, हमने पहले भी रीड किया है। When a specific loan is taken in order to obtain a qualifying asset, the borrowing cost eligible for capitalization are the actual borrowing cost incurred in that borrowing during the period, less any investment income or temporary investment income of those borrowing. स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी बोरिंग्स पे जो सूद लगा माइनस सरप्लस फंड पे जो हमारी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आई। जनरल बोरिंग में क्या कहता है? जनरल बोरिंग आर दोज फंड्स that are obtained for various purposes and they are used apart from these purpose also for acquisition of a qualifying asset. वो लोन जो कि बहुत सारे कामों के लिए लिया गया है और वन ऑफ द काम क्वालिफाइंग एसेट भी है। When general borrowings are used, the amount of borrowing cost eligible for capitalization, is obtained by applying the capitalization rate to the expenditure on that asset. जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर इनकम। जितना जितना खर्चा करते जा रहे हो उस पे सूद का रेट लगाते जाओगे। the capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowings that are outstanding during the period. कि जिस अरसे में, जिस दौरानिया में आप क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो, उस पीरियड में अगर आपने एक से ज्यादा लोन लिए हैं तो उन एक से ज्यादा लोन के ऊपर जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट होगा वो उन स्पेसिफिक लोन मतलब उन जनरल लोन्स के ऊपर वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट पॉइंट रीड करता हूं, फिर सेकंड लास्ट पॉइंट रीड करूंगा। द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड फ्रॉम द टाइम एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट इज इनकर्ड। अब देखें, इस एग्जांपल में मैंने टोटल 100 मिलियन का खर्चा किया, कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी से स्टार्ट कर दी, लेकिन पूरे 100 मिलियन पे 1 जनवरी से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। जब जब एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तब तब से मैंने सूद की कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से की है। ऐसा ही है ना? तो लास्ट पॉइंट में यही लिख रहा है, द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड फ्रॉम द टाइम एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट्स इज इनकर्ड। सेकंड लास्ट पॉइंट रीड करता हूं, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, the amount of borrowing cost capitalized cannot exceed the amount of borrowing cost it incurred during the period. जितना बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे वो आपके साल की एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड से एक्सीड नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? सेकेंड लास्ट पॉइंट का मतलब समझ आता है मैं पढ़ के क्या कहना चाह रही है? देखिए, अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो मैंने HBL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, MCB, इन 3 बैंक से 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन की लिमिट ली हुई थी।
इन तीनों बैंक का इंटरेस्ट था 20%, 18%, 16%। और इन तीनों बैंक के लोन्स को मैंने ऑन एन एवरेज पूरे साल में यूज कितना किया? 60 मिलियन, 150 मिलियन और 350 मिलियन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस साल तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। 60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 12.12, 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 12.12, और 350 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 12.12। ये पूरे साल का मेरा एक्चुअल सूद है। अगर कैलकुलेट करो तो 12 और टोटल यानी पूरे साल ये जो तीन बैंक से मैंने तीन तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई थी, इसमें मुझे सूद कितना चार्ज होगा? 95। अब ऐसा ना हो कि आपको पूरे साल 95 का सूद चार्ज हो रहा है, और जब आप अपनी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग करो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 23, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 95 से ज्यादा निकाल दो। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशन में कोई एरर किया है। भाई मुझे जितना सूद चार्ज हुआ है मैक्सिमम वही कैपिटलाइज हो सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि इन तीन लोन पे पूरे साल का सूद बन रहा है 95, लेकिन मैंने वेटेड एवरेज रेट निकाला और जब अपनी वर्किंग कर रहा हूं तो वो जो अमाउंट कैपिटलाइज कर रहा हूं वो 95 से ज्यादा हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने कोई ना कोई भंडा, कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर या कोई और एरर कर दिया है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड शैल नॉट एक्सीड, the amount of borrowing cost capitalized cannot exceed the amount of borrowing cost it actually incurred during the period। कि एक पीरियड में, एक साल में जितना सूद तुम पे लग रहा है उससे ज्यादा कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। मैक्सिमम वो हो सकता है उससे कम ही होगा, क्योंकि लोन किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल होगा। सर ये लास्ट लाइन रिपीट करते हैं। द कैपिटलाइजेशन इज रेट इज अप्लाइड फ्रॉम द टाइम एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट इज इनकर्ड। यानी कि अगर मैंने ये जो एग्जांपल ली थी पहली वाली, इसमें मैंने टोटल खर्चा 100 मिलियन का किया है, तो मैंने 100 मिलियन पे 20% पूरे 12 महीने का सूद चार्ज नहीं किया। मैंने ये देखा मैंने कब कब पेमेंट की है। पहली पेमेंट 30 पे की तो इस पे पूरे 12 महीने का सूद लगाया, फिर दूसरी पेमेंट 50 की इस दिन की तो इस पे रिमेनिंग मंथ्स का, और फिर रिमेनिंग। तो जब से खर्चा करोगे तब से तुम्हारा सूद चार्ज होना शुरू हो रहा होगा। क्या ये सारी बातें समझ आती है हमें? कोई सवाल किसी का भी, कैसा भी सवाल, ऑनलाइन वालों का, फिजिकल वालों का? सारे स्टॉप करते हैं क्या?